में बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कह रहा हूँ मुद्दों के तो भरमार है। हाँ, नहीं, लेकिन हमें फोकस्ड होना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर मल्टीपल मुद्दों को साथ लेकर चलेंगे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी क्षमता की बात कर रहा हूँ कि भाई मैं अगर सोचूं, मैं अगर किसी मुद्दे को लेकर चलूँ, मैं ड्राइव करूँ उसको, तो मेरा मानना है कि मैं फोकस्ड होकर चलूँ कि पहले मुझे एक मुद्दे पे काम करना है। अगर मैंने मल्टीपल पे बोलना वो सब शुरू किया तो वो फिर हो जाती है, मतलब आप हौच-पौच कर खिचड़ी हो जाती खिचड़ी है। हो जाती है। हाँ। ये बिल्कुल जो हम कल धींगड़ा साहब वाला जिक्र कर रहे थे, वो उसी तरह की चीज़ें थी कि आपने हर किसी को चोर, हर किसी को डाकू, हर किसी को वो बनाना शुरू कर दिया। तो उससे होगा क्या कि हर आदमी के पास, देखिए, फाइनली सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम से ही आपको लड़ना पड़ेगा और सिस्टम के ही लोग उसको ठीक करेंगे। लेकिन हमने अगर सारे ही सिस्टम के लोगों को चोर, डाकू, फरेबी बताना शुरू कर दिया तो वो सारे के सारे मिलके आपको निपटा देंगे। क्यों? क्योंकि वहां फिर ये हो जाता है कि यार, आप सपोज कीजिए आपने कहीं किसी मंच पे खड़े होकर, नेता भी चोर है, ब्यूरोक्रेट्स भी चोर है, मीडिया भी चोर है, पब्लिक भी चोर है, वो भी चोर है, तो वो सारे के सारे कहेंगे कि भाई साहब फिर आप तो नहीं हो साथ। ठीक है, तो हमें, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ को वो करना होगा कि हम कुछ मुद्दों को लेकर फोकस हों, कि हम करेंसी की बात कर रहे हैं, हम युवा की जो सोच बदल रही है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, हम गांव में जंगल, जानवर और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं उसकी जो हैंडल वो कौन करेगा, उसकी वो हम नीचे का आदमी करेगा, जल का कंट्रोल किसी पे रहना है, वो तो ये तमाम चीज़ों को हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट। और इन सेपरेट करके हमें, मुझे लगता है कि जैसे मैं ही अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं अगर एक ही टॉपिक पे आज डिस्कस करूँगा तो मुझे क्लैरिटी आएगी, मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन मेरे सामने एकदम से 10 वो आएंगे, मैं कहूँगा यार भाई साहब इतनी नहीं हो रही इतनी समस्या। गुंजाइश नहीं है। मैं ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको भी इसी तरह से हर आप करिए, देखिए आपकी, आप भी क्या है कि आपको चूज करना होगा कि आपको मोहित के पास अगर हिट करना है किसी मसले को तो आप वो चीज वहां तक रखिए, मैं मेरे उसमें पास करना तो मैं उसमें मुझे एक उतना मैं दीजिए। उसमें एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए, ये तो क्योंकि हम बैठे थे तो क्लैरिटी सेशन में बैठे थे, मैंने इसलिए नहीं बताया नहीं नहीं, आपको, मैं वो समझ गया, है ना। ये है हमारे पास मटेरियल है इतना, और हमको वो सारा का सारा जनता के सामने रखना है। मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, नॉट फॉर दिस पर्पस। मुझे इतना मटेरियल मैंने ऐसे खोल के रख दिया। अब क्या है, कोई बंदा आरटीआई पे काम कर रहा है, कोई पत्रकारिता में काम कर रहा है, कोई शिक्षा पे काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य पे, कोई न्याय पे, कोई राजनीति पे, कोई खेती पे, ऐसा करके वो अलग अलग एरियाज में काम कर रहा है। तो उस आदमी को ये पता चलेगा कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इतने सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं और उन मुद्दों में मेरा मुद्दा भी है, तो वो कनेक्ट होकर के अपने मुद्दे को वो संभाले। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे मोर्चे में, जनता सरकार मोर्चा में, वो सुनील जो भाई उधर बैठे हुए हैं, वो खेती पे काम करते हैं। उनका जो कोर एरिया है और जो हमारा स्लोगन है मोर्चे का, वो ये है, पहली बार पूरी पैदावार बिना बिना केमिकल, बिना बाजार। तो हम किसानों को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि आप अपने खेत में अगर ये पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी नहीं डालोगे तो इसका अल्टरनेट आपके घर में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी मदद से आप पूरी पैदावार ले सकते हो। तो आपका जो बाजार से लाने वाला खर्चा है वो घट गया और आपकी आमदनी बढ़ी। यानी हम सिर्फ कोस नहीं रहे हैं किसी को भी, हम किसी व्यक्ति है उसको नहीं, हम सिस्टम को ही कोस रहे हैं कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हमको लगता है कि हम चोर हैं या हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे करते हैं कि हम साथ में अल्टरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी दूसरा एंगल देखिए आप, कि स्वास्थ्य के ऊपर हमारे साथ ऐसे आयुर्वेदाचार्य जुड़े हुए हैं जो इस बात पर काम करते हैं कि हम गांव के लोगों को इतना अवेयर कर दें कौन से मौसम में क्या खाना, क्या नहीं खाना, कौन सी ऋतु में किस चीज़ से बचना और क्या करना, ताकि आपकी फैमिली में बीमार होने का ट्रेंड ही घटे और जो नॉर्मल बीमारियां हैं जिनको उठते ही भागते हैं हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह लेने, उनसे बच सकें। दिस इज सेकेंड पॉइंट। फिर इसी तरह से न्याय के ऊपर हम, जैसे आपने बात देखी दया साहब से हमने बात की कि आप अगर आओ तो हमारे साथ, हम जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या जो चीज़ सिद्धांत के खिलाफ है हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। इसी तरह से शिक्षा के अंदर मेरा एक रिसर्च है, मैं आपको बताता हूँ। मैं इंडिया का पहला आदमी हूँ जिसने इस चीज़ पर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे के बारे में हम ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है और ये किस तरह के काम करने के लिए बना है। जैसे आपने एक सवाल पूछा शुरू में कि आपने पूछा था कि आप चाहते हो कि गांव का युवा गांव के हिसाब से तैयार हो और गांव की भागीदारी, समाज की भागीदारी से हो, तो क्या गांव का युवा ऐसा चाहता है? तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो कुछ नहीं चाहता है, वो, और छोटा क्या बड़ा भी कुछ नहीं चाहता है हैप्पीनेस के अलावा, समाज में अपने स्थान के अलावा और रिस्पेक्ट के अलावा। आप
को समाज में जो आप कर रहे हो अगर वो गलत नहीं है उसके लिए रिस्पेक्ट मिले, आपको समाज में अपनी एक पोजीशन मिले। बेसिकली आप जो भी काम करते हो समाज में एक स्थान के लिए करते हो कि मेरा एग्जिस्टेंस का कुछ मतलब है। आपको केवल इतना एहसास दिला दे समाज कि आपकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब है, उतने में ही आपकी वो संतुष्टि हो जाएगी। तो संतुष्टि नहीं हो रही है ना, क्योंकि एग्जिस्टेंस को अप्रूवल नहीं मिल रही है। बेसिकली उस अप्रूवल के लिए दौड़ रहे हैं हम लोग। तो बच्चे को वो जो काम कर रहा है उसको करने में आनंद आना चाहिए, समाज में उसकी इज्जत होनी चाहिए जो भी वो कर रहा है, और उसको समाज में जगह मिलनी चाहिए। तीन चीज हो जाए तो आपका बच्चा कभी भी कहीं भी नहीं भागेगा। जब ये चीज उसके उस जगह पर नहीं मिलती तो वो दूसरी जगह के लिए दौड़ता है और तीसरी जगह दौड़ता है। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए वो गांव छोड़कर भाग भी गया, दुनियादारी में इंटरनेट के इस जाल में फंस गया और वो टीवी के इस माया जाल में या पैसे के इस माया जाल में फंसकर वो कहीं चला भी गया, बट वो देखेगा कि जो प्रेम, जो इज्जत, जो स्थान और जो शांति मुझे मेरे गांव में मिल रही थी वो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है, तो वो भाग लेगा। जैसे बड़े बड़े अफसरों के माँ बाप जो आते हैं शहर में अपने अफसर बेटे के पास रहने के लिए, और थोड़े दिनों के बाद वो शहर की ज़िंदगी से ऊब कर कहते हैं भाई बेटा हमें तो गांव में ही छोड़ा, क्योंकि जो गांव में उसकी एग्जिस्टेंस का जो स्पेस है और जो उसकी रिस्पेक्ट का जो लेवल और उसका जो संतुष्टि और उसकी हैप्पीनेस है वो वहाँ है बेसिकली। तो इट इज़ लाइक कि जिस बच्चे को जिस हैप्पीनेस के लिए पैदा किया है परमात्मा ने, आपको उस हैप्पीनेस से सिर्फ उसका एक्सपोजर देना है। एक्सपोजर होने के बाद जिंदगी में कोई चीज उसको जो कि अप्रूव नहीं होती है और जो समाज जिसको इज्जत नहीं देता है वो कभी जाएगा ही नहीं। मतलब बहुत सी बुरी बुरी चीज़ों से बचाने का एक बड़ा आसान सा रास्ता है कि बचपन में उसकी इंटरनल हैप्पीनेस से उसका वास्ता करवा दो। तो उस पर हम लोग काम करते हैं कि वो बच्चा जो है एक्चुअली किस तरह का टैलेंट लेके पैदा हुआ है, तो उसकी एजुकेशन में उस टैलेंट को इनकलकेट कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमको पूरा एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये करना है। हमको अपना एजुकेशन सिस्टम कैसे बनाना है, बच्चे का रियल टैलेंट, गाँव की ज़रूरत और उस जगह के हिसाब से अपना एक करिकुलम डिज़ाइन किया जा सकता है, और इस पर हम करेंगे काम। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं तो 7 साल से अभी हमने मिशन लिया हुआ है 2024 के एंड तक जागृति, केवल जागरण। जो सुने सुने, जो नहीं सुने ना सुने, कोई मैटर नहीं करता, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। हमने एक चीज़ नोटिस की है पिछले 7 साल की दौड़ में कि जहाँ तक हम गए और जिनसे हमने बात की, गांव के आदमी इतने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं बदलाव के लिए कि उनको बस पार्टिसिपेट करवाना भर है। पहला स्टेप पे ये है कि हम तो जाएंगे, हम तो बताएंगे। दूसरा स्टेप है कि जितने लोग जागृत हो चुके होंगे 24 के एंड तक, फिर उनको साथ लेके एक मॉडल भी डेवलप करके दिखाएंगे। इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट्स कोई हवा की बात नहीं है, और हम इस पर काम करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं? अभी यहाँ पर आप एजुकेशन को टॉपिक के तौर पे ले सकते हैं, पहला टॉपिक, या आप मतलब एजुकेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट को ले सकते हो, या फिर जो समाज के अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार मोटा मोटा, क्योंकि हम लोग हमें मालूम हो कि हमारा ब्रॉड व्यू क्या है। देखो ब्रॉड व्यू हम मैक्रो पे भी काम कर रहे हैं, माइक्रो पे भी कर रहे हैं। छोटी सी बात पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। 27वां ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा 23 तारीख से 28 तारीख तक कलकत्ता में है, और उसके बाद 28वां ट्रेनिंग हमारा प्रोग्राम 29, 30 और 31 को पिंजौर में है। तो उसके बाद फिर हमारा गुजरात में है, फिर उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में है। मतलब कॉन्टिन्यूसली पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये चलता रहता है कॉन्टिन्यूस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये लोकल मैनेजमेंट अपनी संभाले। इसको सरकार को काम ही करवाना है ना। वहाँ पे जो आदमी नौकरी करने आता है बस वो सरकार का ना हो, वहाँ का हो। जो काम करवाना चाहते हो वहाँ के लोगों से करवाओ, बाहर के लोगों से नहीं करवाना। तनख्वाह वहाँ की वो देगी, बस सिंपल बात यह है। आप पैसा उधर दे दो, वो अपने आप देगी, मतलब मैनेजमेंट वो करेगी। सिंपल फंडा ये है। ये फंडा नहीं है कि करना तो आदमी ने है, वो आदमी कहीं का भी हो, तो इट हार्डली मैटर्स। तो जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला गाँव करेगा, पहला नंबर। दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, यहाँ से किसी भी तरह से पूंजीवाद की बजाय समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो। मतलब ये हमारा बड़ा व्यू है, जिसको हम ये मानकर चलते हैं कि अगले 20-30 साल में भी अगर हम पब्लिक में इसके बारे में अवेयरनेस फैला पाए तो हम पास माने जाएंगे।
हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमको 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में करके कोई फायदा है, कोई लाभ लेकर के निकल जाना है। हमारा टारगेट ये है कि मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता हूँ जिस समाज में मैं अपने बच्चे को रखना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं दुनिया को कोसता रहूँ और उस पर करूँ कुछ भी ना। मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं उससे फेम, नेम या पद इकट्ठे करके और फिर उससे हम फिर अय्याशी लूटें, वो पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि हम उस चेंज का हिस्सा बने बेसिकली, प्रैक्टिकली। और इवन यहाँ तक कि आने वाले वक्त में तो मैं अपने बच्चे को भी अपने साथ लगा करके इस भागीदारी के अंदर, क्योंकि हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति केवल वो काम करने लग जाए जिसमें वो अपने बच्चे को भी अपने साथ लेकर के 24 घंटे घूम सके, तो वही काम उसका एक्चुअल में सही काम है। तो हम इस पे कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं बेसिकली जनता सरकार मोर्चा के लोग। और मैं नहीं समझता कि एक पॉइंट पे बात करने से मतलब पर्पजल होगा। तो हम बात तो सारों पे करेंगे, उसमें से जिस जिस पॉइंट पे आपको प्रायोरिटी नजर आए कि उस पे पहले कर लेते हैं, इस पे पहले पूरी क्लैरिटी आ जाए, फिर अगले पे कर लेंगे, फिर अगले पे कर लेंगे। और सभी एंगल से आप मतलब जा सकते हैं, कोई ऐसा मतलब वो फिक्स नहीं है कि हमको ऐसे ही चलना होगा। फिर हम हमारा ये भी मानना है भाई साहब कि अगर हम समाज के हिसाब से चलते रहेंगे, जैसे मुझे कई बार मेरे साथियों में आलोचना का शिकार मुझे होना पड़ता है कि आप ना कुछ बड़ी बड़ी बात कर जाते हो, ज़्यादा बड़ी कर जाते हो, और वो कई बार सिर के ऊपर से जाती हैं और समाज के लोग इतनी चीज़ें समझने के लिए भी रेडी नहीं है। मैं उनको एक बात कहता हूँ, 2 रास्ते हैं, या तो आप उनके उसमें ढल जाइए जैसे समाज चल रहा है। अगर समाज सही दिशा में होता तो हमको फिर बदलाव की बात करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर समाज सही दिशा में नहीं है, अगर परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, अपराध बढ़ रहा है, अगर अश्लीलता बढ़ रही है, समाज मतलब अगर नशा बढ़ रहा है, सब चीज़ अगर इस गलत चीज़ें बढ़ रही है और अच्छी चीज़ें कम हो रही हैं तो मतलब ये है कि जिधर समाज सोच रहा है शायद वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो 2 रास्ते हैं, या तो उसके फ्लो में बह गए तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, हम बहेंगे नहीं, हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम उनको एक अल्टरनेट दिखाएंगे कि देखो ये भी एक तरीका है चीज़ों को देखने का, और उसमें से जो जो व्यक्ति उस तरीके से सोचने वाले हों आप आ जाइए और उसके बाद देख लीजिए कि आपको तो किधर सोचना है। आप मतलब फ्री है ना, एवरीबडी इज फ्री टू थिंक एंड एक्ट लाइक हिम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उनके हिसाब से बात नहीं करेंगे जैसे समाज के लोग बात करते हैं। हम बात बताएंगे रियलिटी कि ये भैया पेन है, आप इसको कलम सोच कहते हो, आप इसको क्या कहते हो, ये कहने अलग है, आप इसको सोचते क्या हो ये आपके ऊपर है। मैं अगर आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर बम भी हो सकता है तो उसको एक बार जान लो, हो सकता है, कल जब समझ आए तब इसके ऊपर एक्ट कर लेना। मतलब आप जिन चीज़ों को जैसे देखते हो आप देखने के लिए स्वतंत्र हो। मैं आपको एक अल्टरनेट व्यू दे रहा हूँ, आज समझ में आ जाए आज समझ के एक्ट करना शुरू कर दो, आज नहीं आए हमारे मरने के बाद समझ में आए तब कर लेना, हार्डली मैटर्स। क्योंकि उस दौर के लोग जब किसी बदलाव की बात करते हैं और समाज की खिलाफत की बात करते हैं या फिर उससे अलग दिशा में बात करते हैं जिधर समाज सोच रहा है, उनको समाज की आलोचना का शिकार होना ही पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद जी को देख लीजिए, शहादत हसन मंटो को देख लीजिए, आप भगत सिंह को देख लीजिए, अभी भी कागजों में आतंकवादी है। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, वो आज भी युद्ध अपराधी हैं, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी हैं। आप हिटलर का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल ले लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को तो मार ही दिया था उन लोगों ने, ठीक है, इंदिरा गांधी को देख लीजिए, ठीक। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम समाज उस वक्त मतलब विरोध में खड़ा होता है जब बदलाव की बात होती है, थोड़ी एग्रेसिवली। अगर हम मीठा मीठा बात करेंगे, इतना समय अभी नहीं है, हम ये मानते हैं जितना समय है वो जिन ताकतों के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हुई है उन ताकतों ने किसी को छोड़ा नहीं है। तो हम अपनी बात बता जाते हैं, जब समझ आएगी तब देखी जाएगी, इट हार्डली मैटर्स। तो पर्पज़ ये है कि हमको हर चीज़ के दूसरे अल्टरनेट पहलू को दुनिया के सामने, समाज के सामने रखना है। समाज उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता ये उस पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उसी फ्लो में बात करने वाले लोग तो ऑलरेडी हैं हमारे पास बहुत सारे। वो लोग नहीं है जो उसके अपोजिट बोलते हो, वो लोग नहीं है जो उसको कहते हो कि नहीं ये सब ऐसा नहीं है जैसा तुमको दिखाई दे रहा है। आपको ये कागज, ये कॉपी इधर से दिखाई दे रही है, मैं आपको इधर से दिखा रहा हूं कि मैं जहां खड़ा हूं मुझे ये चीज नहीं नजर आ रही है, मुझे ये दिख रहा है, तो मैं ये बता दूं आपको, वो तो दिख ही रहा है ना ऑलरेडी जो है।
जो दिख रहा है वो मैं उस पर बात नहीं करेंगे, जो मुझे दिख रहा है मैं उस पर बात कर लेता हूं, और उसमें से जो समाज के काम की चीज होगी वो समाज ही निकाल लेगा, नहीं काम की होगी फेंक देंगे उठा करके, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। सो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। एजुकेशन पे हम शुरू करते हैं कि एजुकेशन में आप पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, और वो एक अच्छी सीरीज हम करना क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, 5-5 घंटे की, इवन 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हमारा जनता सरकार मोर्चा में, और बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप करना क्या चाहते हो। तो हम एक लाइन में 2 लाइन में हम अपनी बात को रखते हैं कि देखो भाई, ये सब करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं, और ये सब क्या है वो 2 लाइनों में है। पहला है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीज़ों से रिलेटेड फैसले गांव करेगा, लोकल मैनेजमेंट करेगी। उसमें डेप्यूटी कलेक्टर का, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। सलाह देने तक चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक चलेगा, कुछ गलत हो रहा है उसको मतलब ठीक करने तक चलेगा। इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कंट्रोल नहीं चाहिए। कंट्रोल गांव का आदमी तय करेगा, मैकेनिज्म बना दीजिए जैसे मर्जी, बट गांव तय करेगा, और ये गांव के हाथ में ही रहेगा, जल, जंगल, जमीन और जानवर। देखिए प्रैक्टिकली आप बस बात को ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। गांव, शहर, नगर जो है ना, उसकी परिभाषा या बहुत तेजी से गांव इन द सेंस मैं ये कह रहा हूँ लोकल आदमी, जो लोकल मैनेजमेंट। ट्राइब्स की जो बात करते हैं हम, जो जंगल आदिवासी की जो बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के कानून और बहुत सारी चीज़ें भी है कि भाई वहाँ जहाँ बाहर के लोगों के लिए राइट्स नहीं है खरीदने के, या उनके अपने ट्राइब्स के अलग अलग लॉ और वो सब करें। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, देखिए जगह के हिसाब से बाकी चीज़ें भी बदली। गुड़गांव जैसे शहर में या दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में, या जो महानगर के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पर के गांव नहीं रह गए। अगर वहाँ कहें कि भी ये सारी चीज़ें वो गांव का आदमी कंट्रोल करेगा, तो गांव का आदमी रहा नहीं। मेरे गांव का मतलब नहीं है लोकल मैनेजमेंट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आपका पानी किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए कंट्रोल। या तो आप बॉडी बनाइए, आप जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाते हैं हम लोग, आरडब्ल्यू जितनी भी हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, आप भी गांव से जुड़े आदमी हैं, मैं भी गांव का ही जुड़ा हुआ आदमी हूँ। ये पंचायत ही रोड को भर के जो है उसके ऊपर मकान बनाती हैं। बाहर का आदमी तो मैं आपके गांव का जोहड़ अगर बंद हुआ, वो जोहड़ को क्या दूसरे पड़ोस के गांव के आके मिट्टी डाल के उसमें घर बनाया? मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ। जैसे आपने एक चीज समझी, जब सरकार को ये मालूम है कि घर से कौन बिना मास्क पहने निकला है, कौन मास्क पहन कर निकला है, जब सरकार को ये मालूम है कि आपके खाते में रियल टाइम ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ हो रही है, जब सरकार को आपकी हर एक्टिविटी के बारे में सीआईडी पता है, जब सरकार के पास आपका सारा डेटा अवेलेबल है, तो यहाँ पर जो चीज गलत हो रही है उसको रोकने में सरकार को कौन रोक रहा है? जो चीजें ठीक हैं, हम देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे कंट्रोल दीजिए या सरपंच को कंट्रोल दीजिए। आपको मैकेनिज्म वो बनाना पड़ेगा जिसमें अपना कंट्रोल लोकल मैनेजमेंट के पास ही रहेगा, वो अपने आप तय कर लेंगे। पंचायत नहीं, चक्कर यही है भाई साहब कि पंचायतों के पास अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। अब आप 73rd अमेंडमेंट को ले लीजिए, अगर वो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दें, और अब अगर आपको ग्रांट के लिए सरकार के पास दौड़ना पड़ेगा, पंचायत सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ेगी, बीडीपीओ अगर आपको देगा या एडीसी अगर आपको देगा, तो आपको एडीसी के हिसाब से चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपका राइटफुल, अगर एक नियम इस तरह का बनता है कि आपके गांव की जमीन का जितना पैसा होगा वो गांव के ऊपर ही खर्च होगा। अभी आप एक चीज देखिएगा, गांव की जमीन को सरकार ने अपने नाम रजिस्टर कर लिया है, और ये बात गांव के लोगों को भी नहीं मालूम है। मतलब पिछले जो 8-7 साल में बहुत चुपचाप तरीके से जितनी सामूहिक जमीन थी उस सारी का रजिस्ट्रेशन सरकार ने अपने नाम कर लिया, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान। और नए सरपंचों को बेचारों को इस बात का भी पता नहीं है, और गांव के आदमी तक खबर नहीं जाने दी। स्कूल के मास्टर जी की मदद से और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साइन करवा के सरकार ये कह रही है कि हमको तो गांव ने ही सौंपा ये जमीन, गांव का उसमें रोल नहीं है, गांव को पता ही नहीं है कि तुम्हारी जमीन नाम हो गई है, और वो कह रहे गांव ने सौंपा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, बोले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तो गांव की थी, वो तो गांव के लोग थे। कौन थे? जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हैं।
उसका सेक्रेटरी मास्टर जी है, मास्टर जी को बोला तेरे को नौकरी नहीं कर सकता, उसको बोला ये नहीं कर सकता, स्कूल की जमीन का नाम करवा दे। स्कूल की जमीन किसकी है? गांव के आदमियों ने अपनी जमीनों को तोड़ काट काट के, किसी ने अपना 2 गज दिए, किसी ने 20 गज दिए, किसी ने 200 गज दिया, ऐसा करके गांव की सामूहिक जमीन में से स्कूल की जमीन निकली। उसके ऊपर लोगों ने दान दे दे करके अपने स्कूल बनाए। अपनी पहले खुद के खर्चे से पहले मास्टर भी रखते थे, फिर बाद में सरकार ने अपने मास्टर रखने स्टार्ट किए। वो सामुदायिक स्कूल को सरकारी स्कूल में कन्वर्ट करके अब जमीन को भी सरकारी बना करके अब कब्जा कर लिया। और 21 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय से हर पंचायत के पास एक चिट्ठी आई और उनको बोला गया कि आप बताइए गांव की कौन सी जमीन को मोनेटाइज करना चाहते हो। मतलब आपकी सारी जमीनों को अब आप प्राइवेट हाथों में देने वाले हो, इसका मतलब तो ये हो गया। पॉइंट इज कंट्रोल, कि कंट्रोल ऊपर नहीं चाहिए, कंट्रोल नीचे चाहिए। जब जनता मालिक है देश की, लोकतंत्र है और लोगों का ही राज है, तो लोगों के हिसाब से लोगों के पास कंट्रोल होना चाहिए, सरकारों के पास कंट्रोल नहीं चाहिए। और अगर कोई भी व्यक्ति ये दलील देता है कि गांव का आदमी चोर है, तो उसके गट्टे झांकने चाहिए। उसको वो गलत बोल रहा है। गांव के आदमी को चोर बनाया जा रहा है, भिखारी बनाया जा रहा है, 5-5 किलो राशन दे करके उसका जमीर मारा जा रहा है, 2000 रुपए सहायता राशि दे करके मारा जा रहा है। नहीं पता कब के लिए, एक बार मेरे को उसका डिटेल भेजना, भेजो आपने, भेजो, मैं बात करता हूँ। रोक ही दे। मैं इसमें तो बतानी तो बड़े लार्जर उस पर अगर पिक्चर पे हम उनको ले जाके जब बताते हैं किसी चीज़ को, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी, क्योंकि वो आप वाली बात है कि जो एक प्लांट कर दिया गया है लोगों के जहन में, मन में, उससे उसको बाहर निकालना एकदम से आसान नहीं है। Exactly. ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या है कि अगर हम सीधे हिट कर देंगे कि बड़े आदमी को फलाना आदमी ना, कर रहा है, वो तो मैं तो आपको बताने के लिए कर रहा था। हाँ, तो लोगों के लिए होता है भाई साहब ऐसा सुनो, बंद करो अपना ज्ञान, ठीक है, मेरी लाइफ में अपनी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, मैंने अपने स्कूल की फीस भरनी है बच्चे की, मैंने अपना ये जुगाड़ करना है, वो करना है, Exactly. कौन सा रॉक है, कौन सा राइफल है, कौन सी मिसाइल है, क्या कर रहा है, भाड़ में जाए, और 10-20-50 साल में मर जाना है हमने। कोई भी इस देश पे शासन करे, पहले किसने किया, अब कौन कर रहा है और आगे कौन करेगा, मुझे नहीं है। Exactly. तो ये एक मेजोरिटी जो है, ना केवल इंडियंस, पूरे वर्ल्ड की एक मेजोरिटी पॉपुलेशन है जो इसी सोच के साथ चल रही है। Exactly. ठीक है, तो जो बदलाव किसी के अंदर लाना, तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट वो होगा। और ट्रस्ट कहाँ से आता है कि आपने अगर देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े आज की वक्त में जो संत महात्मा बने हैं, इन्होंने शुरुआत में बहुत मोटी डोज नहीं दी ज्ञान की, इन्होंने छोटा छोटा देना शुरू किया, छोटी गोली देनी शुरू की, और वो जो छोटी गोली ने जो उनको असर दिखाया, जो उसका समाधान सा दिया, तो उससे फिर ट्रस्ट बिल्डअप होने लगा। फिर वो उनके पास बैठ बैठ के 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के बड़े वाले सेशंस लेने लगे, डोज लेने लगे। हाँ, हाँ। तो वही एक फॉलोशिप आई। तो पीछे मैंने देखे थे आपके कई वीडियो में, उस दिन मैं जिक्र भी कर रहा था, मैं पहले तो समझे तो उसे भी ये आदमी ये कैरेक्टर है क्या, ठीक है, अपने हरियाणा में वही Exactly, कि है क्या। और पास में आप जिन लोगों के साथ थे, जिस तरह की चीजें, देखिए ये इमेज भी बहुत हद तक मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आप किसी मुद्दे पर जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका मुद्दा अच्छा हो सकता है, एक तो उस मुद्दे को बताने वाले का कैरेक्टर क्या है, जिस आदमी के साथ आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हो उसका कैरेक्टर, और समाज और सोसाइटी में उसकी क्या वैल्यू है। अगर आप किसी नेगेटिव माइंडसेट के आदमी के साथ हैं, जिसकी नेगेटिव उसमें है, आपका मुद्दा कितना ही सही हो, आप कितने, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप पास में मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, तो प्लीज उसको, मैं इन जनरल एक बात कह रहा हूँ जो आपने अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। नहीं, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बहुत फेयर सी पत्रकारिता की है, मोहित भाई तो जानते हैं, ठीक है, तो भाई ने सपोर्ट किया था, वरना मेरी सारी आरटीआई गुड़गांव का मीडिया खा गया था, परेशान था। और अपनी एक आदत है, जो कर सकते हैं कह देते हैं, नहीं कर सकते हम मना कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये चीजें भी बहुत मैटर करती है। एक बात और रोकूंगा, गुड़गांव का मीडिया ही नहीं, सुधीर चौधरी तक भी मीडिया खा गया। हाँ, बताया था, वो तो पता ही है अपने को। 2 बार मेरे से आरटीआई ली थी, तो एक भाई थे जिन्होंने मुझे छोटा भाई समझ के, और सारा मतलब जितना भी दर्द था वो लोगों को बताया था। तो वो समय समय पे सारी चीजें हमने की है।
अब मुझे इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि अभी अगर हम करते हैं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, हम पहले कुछ छोटे छोटे इश्यूज पे बात करें जो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ हो, उसके राइट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े उस पर जाके हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब आपका जीवन, आपके बच्चे, आपके पोते, उनके बच्चे जो है कल को वहाँ लेबरगिरी करते दिखाई देंगे उनके कंट्रोल में, तो कहेंगे भाई साहब वो जब होंगे तब तक वो ना हमारे नाम जान रहे होंगे ना हमें पता है, क्योंकि हम तो निकल लिए हैं। तो वो तो उस पीढ़ी के बाद जो बदलाव आ जाता है, हम अपने दादा के बाद ना हमें नहीं पता, सिर्फ नाम तक रह जाते हैं, क्योंकि ना हमने देखे हैं परदादा, एक नाम तक रह जाता है, उसके बाद तो मतलब ही नहीं रह जाता। और उन्हीं दादाओं से निकले हुए भाइयों के कितने बच्चे हम कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, मतलब ये ठीक है अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, पहले कम से कम ये था कि एक परिवार, एक फैमिली दिखती थी, तो वो रही नहीं। क्योंकि डे वन चीज़ें जो, जैसे आपने कहा कि गांव का बच्चा, गांव के बच्चे को हम अपने गांव के हिसाब से तैयार करें, लेकिन क्या वो गांव का बच्चा भी ये चाहता है कि मैं सिर्फ गांव का ही बच्चा बन के आगे बढ़ूं? क्योंकि अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों की अपनी सोचे, तो नेचर है, प्रकृति तो नहीं कोई कंट्रोल करना ना। देखिए एक ये तो मानना ही पड़ेगा, नेचर जो है, जो बाहर पेड़ पौधे बाकी सब चीज़ें, वैसे ही हम भी हैं। हाँ ये है कि हम एडवांस वर्जन है उसका, हम इतने ज़्यादा एडवांस है कि फिर हमने तो भोकाल बचा रखा है, लेकिन है हम भी प्रकृति, हमारा भी एक अपना नेचर है, हमारे उस नेचर के हिसाब से भी हम चेंज होती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो उसी तरह के हम 4-10 लोग बैठे हैं, हम अलग अलग तरह के होंगे, कोई किसी में गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, कोई शांत प्रवृत्ति का होगा, कोई अय्याशी को ज़्यादा वो करता होगा, कोई सात्विक की तरफ ज़्यादा, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें वो है। तो मुझे लग रहा है कि हम अगर उसी हिसाब से पहले एक बार ये बना लें, सब्जेक्ट डिसाइड करें, टॉपिक डिसाइड करें, और उस पर फिर छोटा छोटा कुछ वो करना शुरू करें, ताकि एक इम्पैक्ट वो दिखाई दे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ।